भारत के एक डोमेस्टिक फंडिंग लॉ पर एक अमेरिकी कांग्रेसमैन बायलैटरल रिलेशंस की वार्निंग क्यों दे रहा है? क्या FCRA लाइसेंस खत्म होने पर फॉरेन फंडिंग से बना हॉस्पिटल सरकार की अथॉरिटी के पास जा सकता है? अगर जमीन इंडियंस के डोनेशन से खरीदी हो और बिल्डिंग फॉरेन ग्रांट से बनी हो, मालिक कौन? और हर साल आने वाले 23,000 करोड़ रुपए के फॉरेन फंड्स का हिसाब कौन रखेगा? FCRA पर दोनों साइड्स आधा सच बोल रही हैं। FCRA पर दो कहानियां चल रही हैं। एक, सरकार चर्चेज, हॉस्पिटल्स और NGOs की प्रॉपर्टीज छीनने वाली है। दूसरी, फॉरेन फंडिंग लेने वाली हर NGO देश के खिलाफ काम करती है। दोनों पूरी तरह सच नहीं है। और शुरू में ही एक जरूरी करेक्शन, जिस बिल पर हंगामा है वो 25 मार्च 2026 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। बिल नंबर 97 आज तक पास नहीं हुआ, लेकिन FCRA अमेंडमेंट रूल्स जो 22 जून को नोटिफाई हुए वो ऑलरेडी लागू हैं। बिल अलग, रूल्स अलग, जो दोनों को मिक्स करे वो आपको आधा सच बेच रहा है। तो FCRA है क्या? इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। पैसा विदेश से आया तो सरकार 4 सवाल पूछती है: किसने भेजा, किसे भेजा, क्यों भेजा और खर्च कहाँ हुआ। पैसा विदेश से चलता है, बीच में कोई फाउंडेशन, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू दिल्ली मेन ब्रांच का एक डेजिग्नेटेड अकाउंट, वहां से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, फिर डिक्लेयर्ड प्रोजेक्ट, फिर ऑडिटेड एक्सपेंडिचर और उससे बनी हर एसेट रिकॉर्ड पर। यानी फॉरेन डोनेशन इलीगल नहीं है। सरकार के अपने आंकड़े 2024-25 में करीब 16,200 एसोसिएशंस ने लगभग 23,000 करोड़ रुपए लिए। ये बैन नहीं है, प्रॉब्लम डोनेशन नहीं, बेहिसाब फॉरेन इन्फ्लुएंस है। और ये कोई नया कानून नहीं है। 1976 इमरजेंसी के दौर में पहला FCRA आया, इंदिरा गांधी की सरकार में। 1984 में होम मिनिस्ट्री के पास रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हुआ। 2010 में पुराना कानून रिप्लेस हुआ। 5 साल का रिन्यूअल, कैंसलेशन और एसेट्स का वेस्टिंग। 2020 में सबसे बड़ी सख्ती, एक ही SBI अकाउंट ट्रांसफर पर रोक और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 50 से 20%। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में नोएल हार्पर केस में ये सब बरकरार रखा, सिर्फ आधार की शर्त रीड डाउन की। तो नहीं, FCRA बीजेपी ने नहीं बनाया, हर सरकार ने इसे कसा है। अब 2026, सरकार की दलील क्या है? बिल के अपने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लिखा है, पुरानी सेक्शन 15 में वेस्टिंग तो था, पर एसेट्स को मैनेज करने का कोई फ्रेमवर्क नहीं था। नतीजा, सरकार के ही शब्दों में, एडमिनिस्ट्रेटिव अनसर्टेनिटी एंड स्कोप फॉर मिसयूज। एक NGO ने फॉरेन डोनेशन से हॉस्पिटल बनाया, फिर उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया। अब वो हॉस्पिटल किसका? पुराने ट्रस्टीज का। यहां सरकार का सवाल जेन्युइनली वैलिड है। बिल का जवाब है एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी और एक पूरा नया चैप्टर 3A। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, सरेंडर हुआ या एक्सपायर हो गया तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे बनी एसेट्स इस अथॉरिटी में वेस्ट होंगी। लेकिन यहां एक वर्ड पूरा मामला बदल देता है, प्रोविजनली। अगर ऑर्गेनाइजेशन तय पीरियड में सर्टिफिकेट रिन्यू या रिस्टोर करा ले तो अथॉरिटी को एसेट्स लौटाने होंगे, सेक्शन 16A सब सेक्शन 4। लेकिन पीरियड निकल गया तो एसेट्स परमानेंटली वेस्ट हो जाएंगी। फिर या तो सरकारी विभाग को ट्रांसफर या सेल, और पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, किसी अफसर की जेब में नहीं। और एक क्लॉज जिसे दोनों तरफ के लोग मिस कर रहे हैं, पुराने की फंक्शनरीज उन्हीं एसेट्स में दोबारा हिस्सा नहीं ले सकते। ये बैकडोर बिल ने खुद बंद किया है। अब आता है इस बिल का सबसे कमजोर हिस्सा। सेक्शन 16A सब सेक्शन 2 कहता है एसेट पूरी की पूरी वेस्ट होगी, चाहे वो पार्टली फॉरेन और पार्टली किसी और पैसे से बनी हो। 10 करोड़ का हॉस्पिटल, 7 करोड़ इंडियन डोनेशन से, 3 करोड़ फॉरेन ग्रांट से। रजिस्ट्रेशन लैप्स हुआ तो टैक्स के हिसाब से पूरा हॉस्पिटल वेस्ट होगा। बिल एक प्रोवाइजो देता है, जो हिस्सा डिस्टिंक्ट और एसर्टेनेबल हो वो वापस मिल सकता है। लेकिन एक ही बिल्डिंग में, एक ही वार्ड में, एक ही स्लैब में आप 7 और 3 को अलग कैसे करेंगे? PRS ने भी यही सवाल उठाया है। ओवरसाइट जायज है, लेकिन इंडियन डोनर्स का पैसा प्रोपोर्शनेटली प्रोटेक्ट होना चाहिए। अब वो सवाल जिस पर सबसे ज्यादा शोर है, क्या सरकार चर्चेस पर कब्जा कर सकती है? बिल का टेक्स्ट पढ़िए, सेक्शन 16A सब सेक्शन 7। अगर वेस्टेड एसेट एक प्लेस ऑफ वर्शिप है तो अथॉरिटी ये सुनिश्चित करेगी कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर बना रहे। यानी चर्च को दफ्तर बना देने वाला वायरल क्लेम बिल के टेक्स्ट से मेल नहीं खाता। और अब रूल्स पढ़िए। उनकी रिलीजियस लिस्ट की पहली ही एंट्री है टेम्पल्स, मॉस्क्स, चर्चेस, गुरुद्वारास, मॉनेस्ट्रीज, सिनेगॉग्स का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस।
यानी चर्च बनाने के लिए फॉरेन फंडिंग आज भी एक अप्रूव्ड पर्पस है। हाँ, रूल्स 3 जगह लिखते हैं एक्सक्लूडिंग प्रोसेलिटिजेशन, लेकिन रूल्स में कन्वर्जन शब्द एक बार भी नहीं आता। फिर भी चर्च संस्थाओं का डर बेबुनियाद नहीं। असली सवाल वर्शिप का नहीं, उनसे जुड़े स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ट्रस्ट प्लान्स के मैनेजमेंट का है। कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ने 10 जुलाई को होम मिनिस्टर से बिल वापस लेने को कहा है, और यहीं फॉरेन लॉ मेकर वाला क्लेम आधा सच निकलता है। 4 अगस्त को यूएस कांग्रेसमैन राइली मूर ने एक्स पर लिखा, अ क्लियर अटैक अगेंस्ट क्रिश्चियंस। और अगर बिल ऐसे ही आगे बढ़ा तो अ पॉइंट ऑफ मेजर कंसर्न इन आवर बायलैटरल रिलेशनशिप विद इंडिया। अब फैक्ट चेक, राइली मूर एक यूएस रिप्रेजेंटेटिव है वेस्ट वर्जीनिया से, वो सेनेटर नहीं है। और एक कांग्रेसमैन का बयान न यूएस कांग्रेस है, न व्हाइट हाउस, न स्टेट डिपार्टमेंट। हमने खोजा, इस बिल पर कोई ऑफिशियल यूएस पोजीशन हमें नहीं मिली। तो सही वाक्य ये नहीं कि अमेरिका ने विरोध किया, बल्कि ये कि कुछ अमेरिकन लॉ मेकर्स और ऑर्गेनाइजेशंस ने चिंता जताई है। और भारत का काउंटर भी वाजिब है। भारत के अंदर आने वाले पैसे का कानून भारत की संसद तय करेगी। ऐसी डॉक्यूमेंट बेस्ड वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आयुष दोदा को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो एफसीआरए चाहिए क्यों? पहला, सॉवरेंटी। कोई देश ये जानने का हक रखता है कि पॉलिटिक्स और पॉलिसी को प्रभावित करने वाली संस्थाओं में पैसा कहां से आ रहा है। दूसरा, ट्रेसेबिलिटी, डोनर, पर्पस, बैंकिंग ट्रेल, ऑडिट, एसेट्स, सब रिकॉर्ड पर। तीसरा, एसेट अकाउंटेबिलिटी। फॉरेन पैसे से हॉस्पिटल या स्कूल बना है तो रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर एक साफ रास्ता होना चाहिए, वरना खुद से पूछिए क्या पुराने ट्रस्टीज को उन एसेट्स पर निजी कब्जा रखने देना चाहिए। और चौथा, सख्त रेगुलेशन ईमानदार एनजीओज को फायदा पहुंचाती है, क्योंकि वो उन्हें बाकियों से अलग कर देती है। और भारत अकेला नहीं है। अमेरिका में फारा, यूके में अफेयर्स, ऑस्ट्रेलिया में फिट्स, कनाडा में फाइट है। लेकिन ऑनेस्टी जरूरी है, इंडिया का एफसीआरए इनसे काफी ब्रॉड है, क्योंकि ये चैरिटेबल फंडिंग भी कवर करता है। तो वर्डिक्ट क्या है? बिल में कुछ अच्छा भी है जिस पर क्रिटिक्स चुप हैं। सजा 5 साल से घटाकर 1 साल। लेकिन एक कैच है जो सरकार नहीं बताती। नई सेक्शन 35 सिर्फ एक्सेप्ट करने पर नहीं, यूटिलाइज करने पर भी लागू होगी। जेल कम, दायरा ज्यादा। और 3 कमियां असली हैं। पहली, मिश्रित फंडिंग। इंडियन डोनर्स का हिस्सा प्रोपोर्शनेटली प्रोटेक्ट होना चाहिए। दूसरी, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के ऑर्डर के खिलाफ 90 दिन में डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील है, लेकिन जिस फैसले से सब शुरू होता है, रिन्यूअल का रिजेक्ट होना, उसके खिलाफ इस चैप्टर में अपील नहीं है। तीसरी, रूल्स कहते हैं रिन्यूअल के लिए पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कम से कम 10 लाख रुपए खर्च किए हों। गांव की एक छोटी संस्था इसी पैमाने पर मर सकती है। फॉरेन चैरिटी भारत की दुश्मन नहीं है। फॉरेन पैसे से हॉस्पिटल्स बने, स्कूल्स चले, डिजास्टर्स में मदद पहुंची, लेकिन चैरिटी का लेबल किसी को अकाउंटेबिलिटी से छूट नहीं देता। पैसा विदेश से आया तो डोनर, पर्पस, एक्सपेंडिचर और उससे बनी एसेट्स का हिसाब होना ही चाहिए। क्या इसलिए एफसीआरए जरूरी है? सरकार को बस इतना करना है, रिन्यूअल ट्रांसपेरेंट हो, अपील असरदार हो और इंडियन डोनेशन से बनी प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट हो। फॉरेन हेल्प का स्वागत है, लेकिन फॉरेन मनी को बिना हिसाब पावर में बदलने की छूट नहीं दी जा सकती।